हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इनटेक क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। और इस चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो इसमें है क्या, आखेट का मतलब क्या होता है, आपको हमने पहले ही बता दिया था कि आखेट का मतलब होता है शिकार। और आगे आखेटक का मतलब क्या होता है, शिकारी। संग्रह मतलब इकट्ठा करना। तो आगे हम पढ़ते हैं तुषार की रेल यात्रा। तो तुषार की रेल यात्रा पढ़ेंगे और इसमें हम देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वो बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। अब आपको पता ही है, रेल में बैठोगे और खिड़की वाली सीट मिल जाए तो और मजे ही मजे हैं। बाहर का नज़ारा ही देखते देखते पूरा समय कट जाता है। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। और आपने, जब आप अपने गांव जा रहे होगे या कहीं और घूमने जा रहे होगे, तो आपने देखा होगा कि आसपास खेत खलिहान, जंगल, पेड़ पौधे, ये चीजें आपने देखी होगी। इन्होंने भी वही चीजें देखी। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे या, यात्रा ही यात्रा ही नहीं करते थे यात्रा नहीं करते मतलब कि यात्रा नहीं करते थे। क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। और आगे हम पढ़ेंगे, इनका जवाब आगे मिलने वाला है। अब इसमें लिखा है आरंभिक मानव। आरंभिक मानव का मतलब सबसे पहले जो मानव आए थे उनकी बात कर रहे हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? जो पहले के मानव थे, इधर उधर क्यों घूमते थे? मैं आपको बताता हूँ। जो पहले के मानव थे, आदि मानव की तरह जिंदगी जीते थे। जैसे कि उनके पास ना तो कोई स्थायी घर होता था, ना तो रहने के लिए घर होता था, है ना वो एक जगह रहते थे। तो वो इधर ही उधर घूमते थे क्योंकि उनको खाने की जरूरत पड़ती थी। बाकी आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक व खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक मतलब शिकारी, खाद्य संग्राहक मतलब जो भोजन को इकट्ठा करता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। मैंने आपको बताया, खाद्य संग्राहक का मतलब यह है जो भोजन का अपना इंतजाम करते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। पहले के टाइम में लोग क्या करते थे भाई? पहले तो कुछ था ही नहीं साधन। आज के टाइम में तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। और खाने के लिए वे जंगली जानवरों को शिकार करते थे। मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो ये सारी चीजें वो पहले करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। जितने भी खाना इकट्ठे करने वाले थे, लोग थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। और मैं आपको बताऊं आखिरकार वो ऐसा क्यों करते थे, क्या कारण था। तो पहला कारण ये है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। सोचो आप भी, अगर एक ही जगह कई सारे लोग रह रहे हैं और वहां पर वो सिर्फ उन फलों पर ही डिपेंड है, उन जानवरों पर डिपेंड है, तो उस आसपास के एरिया में वो पौधे व फल जानवर खाकर समाप्त कर देते थे। अब जब वहां पर ये सारी चीजें खत्म हो जाती थी, तो वो दूसरे जगह चले जाते थे, वो दूसरे स्थान पर चले जाते थे जहां पर पौधे, फल, जानवर आसानी से मिल जाते थे उनको। इसीलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए
फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। आपको पता ही है, शिकार के लिए जानवर अपने शिकार के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। इनके साथ भी लोग भी, जो पहले के लोग थे, इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग इनकी उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। मैं आपको बताऊं, जैसे कोई मौसमी फल होता है तो आपको पता है वो मौसम के अकॉर्डिंग ही आता है। जैसे बरसात के मौसम में फल फ्रूट वगैरह सब आते हैं। और मैं आपको बताऊं, मौसम के अनुसार ही अनाज या फिर फल उगते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 12 महीने एकदम उग रहा है। जैसे कि क्या होता है कि इस मौसम को छोड़ के जिस मौसम में वो फल फ्रूट या आ, फल से अपना भोजन ग्रहण करते थे, तो उस मौसम में जब ये सारे फल फ्रूट को तोड़ लेते थे या भोजन वहाँ पे ख़त्म कर देते थे, तो उस जगह को छोड़कर वो कहीं और अन्य जगह चले जाते थे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। आपको पता ही है कि पानी के बिना जीना तो असंभव है, संभव ही नहीं है। और पानी झीलों, झरने, नदियों में ही मिलता था। और आज के टाइम में आपके पास तो नल है घर के अंदर, टोटी लगा रखी है आपने, या वहाँ से पानी भर लेते हो। लेकिन पहले के टाइम में जो लोग होते थे वो झीलों से अपना पानी लेते थे, झरनों से और नदियों में ही मिला करता था। हालांकि यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलें और नदियां में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। कई किसी किसी नदी में क्या होता था कि पानी नहीं सूखता था कई टाइम तक, 12 महीने तक। लेकिन कई कई जगह पर नदियां व झीलों का पानी बारिश में ही मिलता था। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। ठीक है, तो ये था। आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? जो पहले के मानव है उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पुरातत्वविदों, हमने पहले पढ़ा था, जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पुरानी वस्तुओं का अध्ययन मिलते हैं, पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। आगे हम देखते हैं, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। अब पुरातत्वविदों हैं, उनको ऐसी बहुत सारी चीजें मिली हैं जो जिसका इस्तेमाल शिकारी लोग करते थे, जो भोजन इकट्ठा करते थे, वो सारी चीजें। तो देख लेते वो कौन सी चीजें इनको मिली है। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार भी बनाए। तो आपको पता है पहले के टाइम में पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए जाते थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो आज भी इनको पुरातत्वविदों को ये पत्थरों के औजार आज भी मिले हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में तो आपको पता ही है चाकू है, फल फूल काट लेते हैं। लेकिन पहले के टाइम में वो लोग पत्थरों के औजार से ही ये सारी चीज़ें किया करते थे, हड्डियों का भी और मांस काटने के लिए भी, है ना। तो यहाँ पर अब हमने क्या देखा, मांस काटने के लिए भी ये लोग औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी ये इन औजारों का इस्तेमाल करते थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसी हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। और यहाँ पे आपको मैं बताऊं, ये देखो आप इस तरफ थोड़ा सा मैं तो आप ये वाला चित्र देखो, और ये इसमें आपने देखा होगा किस तरह ये, जैसे ये दूसरे नंबर पे देखता हूँ ये वाला चित्र, तो ये यहाँ पर है ये कि जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता था। तो जानवर की जो खाल होते थे उनसे बने वस्त्रों को सीलने के लिए पहले के टाइम में देखो वस्त्र कैसे सिला करते थे। और यहाँ पर क्या करते हैं, पहला नंबर एक बार देख लेते हैं, ये पहला नंबर है, और एक बार ये पहला नंबर ये। पत्थरों के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यहाँ पर जो इंसान है इस तरफ, यहाँ पर देखो आप,
पेड़ के जड़ के नीचे से कुछ खाने के लिए निकाल रहे हैं पहले के इंसान, उनको यहाँ पर शायद खाने के लिए कुछ मिला करता थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है रहने की जगह निर्धारित करना। तो सबसे पहले मानचित्र 2 को देखें और लाल त्रिकोण वाले स्थान से पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने का प्रमाण मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो आखेटक है, आखेटक खाद्य संग्रह को होने का प्रमाण हमें कहाँ मिला? तो लाल त्रिकोण वाली जगह पर। एक बार देख लेते हैं भाई लाल त्रिकोण वाली जगह कहाँ है। तो ये मिल गया हमें लाल त्रिकोण वाली जगह। तो ये लाल त्रिकोण वाली जगह कहाँ पर है? ये है भीमबेटका। कौन सी जगह ये? भीमबेटका जगह है। और देख लेते हैं लाल त्रिकोण वाली जगह, ये रहा कुरनूल की गुफाएं। तो यहाँ पर भी आपको ठीक है, जहां पर आखेटक और खाद्य संग्रह को होने का प्रमाण मिला है। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह का रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। कई पुराने स्थल जो है, पुराने स्थल हैं, वो नदियों के किनारे भी मिले हैं और झीलों के किनारे भी मिले हैं। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। एक बार देख लेते हैं, ये भीमबेटका जो अभी हमने मानचित्र में देखा था, ये आधुनिक कहाँ पर है? ये याद रख लेना आप, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अब ये देख लेते हैं एक बार शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है। तो आपने ये एक चित्र देखा है, इसमें हम देखते हैं एक शैल चित्र। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारों पर चित्र मिला करते थे। पहले के टाइम में लोग गुफाओं में रहते थे क्योंकि पहले घर नहीं हुआ करते थे। तो इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से हमें मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण का, यहाँ पर देखो आप किस तरह से शिकार कर रहे हैं, वो सारी चीजें इस चित्र में बता रहे हैं। अब देखते हैं, ये वाला लाइन पढ़ लेते हैं। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि गुफाओं में जो पहले के मानव रहते थे इसका कारण है बारिश। और सबसे पहले तो वो बारिश से बच जाते थे, उसके बाद वो धूप से बचते थे, है ना, और हवाओं से भी उनको राहत मिलती थी। ये गुफाएं कहाँ हैं? तो ये गुफाएं आपको मिल जाएगी नर्मदा घाटी के पास। नर्मदा घाटी के पास। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? ये देखो कुछ इस टाइप की दिखे गुफाएं। पूरा स्थल के बारे में एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार पूरा स्थल है क्या। तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। वे जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब आग की खोज की बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है आग की खोज। तो मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफाएं ढूंढो, यहाँ एक राख के अवशेष मिले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि आखिरकार पहले के जो मानव है वो आग का इस्तेमाल करते थे, ये कैसे पता चला? तो वहां के जो मानव थे, जो पुरातत्वविद हैं, जो खोज करता है, जो पुरानी चीजों को खोजते हैं, उन्होंने राख देखा। वो कहाँ पर देखा? तो ये देखा उन्होंने कुरनूल की गुफा पे। आप कुरनूल की गुफा हमने पहले मानचित्र में देख लिया था, है ना। और इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। हमें पता चल गया कि अब जो आरंभिक लोग हैं आग जलाना भी सीख गए। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए। आपको पता होगा आग पहले के टाइम में प्रकाश के लिए। दूसरा आपको मांस भूनने के लिए, मांस को भी भूनने का वो मिल गया। और उसके बाद खतरनाक जानवर, जो खतरनाक जानवर थे उनको दूर भगाने के लिए भी ये लोग आग का इस्तेमाल करते थे। पहले के टाइम में शेर, बाघ, ये सारी चीज़ें बहुत खतरनाक जानवर हुआ करते थे जिनसे मानव जो थे वो दूर भगाते थे आग के जरिए।
नाम और तिथियां एक बार देख लेते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे क्या मानते हैं? आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। याद रखना, आरंभिक काल को ही पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों से पूरा यानी आपको बता दो, पूरा का मतलब होता है प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर, मतलब कि प्राचीन पत्थर। पुरापाषाण काल को ही इन्होंने प्राचीन पत्थर के नाम से जाना है। ये नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताते हैं। कहीं ना कहीं ये जो आरंभिक काल है, कहीं ना कहीं पत्थरों के औजार के महत्व को बताते हैं। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। याद रखना, पुरापाषाण काल कब से है? 20 लाख से 12,000 साल तक। इस काल को भी 3 भागों में बांटा है। इस काल को भी, जो पुरापाषाण काल है, इसको भी 3 काल में विभाजित किया है। पहला आपको बता दूं, पहला तो आरंभिक है, पहला आरंभिक, दूसरा आपका मध्य, और तीसरा उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। जिस काल में हमें क्या मिलते हैं? पर्यावरण बदलाव मिलते हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया है। तो पहले हमने देखा पुरापाषाण काल 20 लाख से 12,000, फिर यहाँ पे 12,000 से लेकर 10,000। इस काल के पाषाण औजार आमतौर बहुत छोटे हुआ करते थे। पहले के औजार बहुत बड़े होते थे और अब ये छोटे होते थे। इस काल में मतलब औजार छोटे हुआ करते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे औजारों का इस्तेमाल होता था। प्राय इन औजारों में हड्डियाँ, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ, आरी जैसे औजार मिलते हैं। इस काल में आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम बताए, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। अगला हमारा टॉपिक है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। हमने देखा ये जब इस समय जब आया तो गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी, और इसके परिणाम क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। तो आपको पता चल गया होगा कि इस टॉपिक में, बदलती जलवायु में, 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, जिस कारण से वहाँ पर हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी। आगे, जो लोग इस जानवरों को शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इसी काल में भी मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और अपने इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन की समय की जानकारी हासिल करने लगे। उसके बाद कि तब लोग इस जानवर को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे कि भैया इनका टाइम देख लेते थे कि ये प्रजनन कब करते थे। तो ये सारी चीज़ें इस काल में हुई थी। साथ ही इस काल में मछली भी एक तरह से भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका था। आगे हम देखते हैं
खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, तो आप देखते हैं खेती और पशुपालन कैसे हुआ। इसी दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। प्राकृतिक मतलब अपने आप ही प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। तो धीरे धीरे हमने देखा कि किस तरह से वो जो मानव है कृषक बन गए, एक तरह से किसान बन गए और धीरे धीरे एक तरह से वहाँ पर उन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख दिया। चारा वही जो भैंस, गाय ये सारी जानवर खाते हैं। ये चारा इसलिए रखा जाता था ताकि जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता है, आपको पता होगा, क्योंकि वह कुत्ते का एक जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोगों ने भेड़ को भी पालतू बनाया। भेड़, बकरी और गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। आपको पता ही है जो घास खाने वाले जानवर होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, इसीलिए पहले के मानव ने इन जानवरों को अपने नज़दीक बुलाया और इनको पाला। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों को आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसे धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए। पशुपालक मतलब जो पशु को पालते थे। आपको पता चल गया होगा भेड़, बकरी, गाय और सूअर, और आज भी आपने देखा होगा इन जानवरों को पाला जाता है। घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या है, तो लोगों के द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। लोगों के द्वारा क्या, पौधा उगाना और जानवरों का देखभाल ही इसका मतलब ही है घरेलूकरण। ठीक है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से थोड़े अलग होते हैं। जो हम पौधे उगाते हैं वो जंगली पौधे से अलग होते हैं, जो हम जानवर पालते हैं वो जंगली जानवरों से अलग होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधे को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दाने के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे को बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे, जंगली जानवर तथा पौधे धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवरों का दांत और सींग छोटे होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने देखा, आप इस चित्र में देखो, ये जो है ये जंगली जानवर है और यहाँ पर जो छोटे छोटे दांत है ये किसके हैं, ये पालतू जानवर के। जो जंगली जानवर होगा वो कहीं ना कहीं उसके दांत बड़े होंगे क्योंकि वो मांस वगैरह ज़्यादा ग्रहण करते हैं, और वहीं पालतू जो जानवर हैं मांस के साथ साथ मानव जो थे, पहले आरंभिक मानव जो थे वो घर का भी कुछ खाने पीने का सामान उनको देते थे। इन दांतों को देखो, इनमें कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। तो अभी मैंने आपको बताया ये प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। आज हम जो भोजन कर रहे हैं ये इसी एक प्रोसेस से आया हुआ है। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ, हमने कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो है वो याद रखना बाबू, गेहूँ है। गेहूँ तथा जौ है, गेहूँ तथा जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते, याद रखना सबसे पहला जो जानवर है वो पालतू कौन सा है, कुत्ता है, और बाद में भेड़ बकरी को भी आगे पालतू बनाया गया।
एक नवीन जीवन शैली देख लेते हैं एक बार। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ समय लगता है, वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। आपको पता ही है, अगर आपने कोई पौधा उगाया, मान लेते हैं आपने जो पौधा उगाया उसको कहीं ना कहीं एक दिन में तो वो उगता नहीं है, कई दिन लग जाते हैं उगने में और कई महीना भी। और जब वो फसल देने आता है, जब वो काफ़ी बड़ा जब वो पौधे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, वृक्ष में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर वो बड़ा पौधा बन जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं 1 साल या फिर 6 महीने लग जाता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। क्योंकि अगर मैं पौधे उगाऊँ और कहीं ना कहीं पौधे बड़े होंगे और उनको देखने के लिए कि कोई जानवर आके ना तोड़ दे, कोई अन्य अन्य मानव ना आके कुछ इस पर आ, उसको तोड़े या फिर कहीं ना कहीं नष्ट करने की कोशिश करे, तो इसीलिए इसीलिए क्या करा, वहाँ के जो आरंभिक मानव लोग थे, आरंभिक जो लोग थे, मानव थे, वहाँ पर वो रहने लगे और उसकी देखभाल करने लगे। अब इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। मतलब अब हमने मान के चलो, हम बहुत बड़े जमीन पर कुछ पौधे उगाते हैं और उनको देखने के लिए हमें तो वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो नष्ट हो सकते हैं। पहली बात तो वहाँ पर खरपतवार हो सकता है, मतलब कि अनवांटेड जो प्लांट होते हैं वो उग जाएंगे। देख लेते, आगे पढ़ते हैं। बीज बोने से लेकर फसल पकने तक पौधों की सिंचाई करने, अब देखो पौधों की सिंचाई भी करनी पड़ेगी ना भाई, जब वहां रहोगे जब भी तो पौधों की सिंचाई करोगे, पानी डालोगे जब भी तो। बिना, अगर आप कहीं चले जाओगे पौधे को बो के और उसमें अगर पानी की सिंचाई नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं ये पौधा सूख जाएगा। खरपतवार हटाना, जो बेकार के पौधे उग जाते हैं, है ना, जो बेकार के पौधे उनको भी हटाना है, जानवरों से भी बचाना है, चिड़िया से भी बचाना है। तो ये सारी जो चीज़ें होगी वो वहाँ पर मनुष्य का होना बहुत ज़रूरी है। उनकी सुरक्षा, उनके बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद फिर अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना जरूरी था। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अब ये सारा भोजन जो है वो इकट्ठा कैसे करें, तो इकट्ठा करने के लिए पहले के टाइम में आपने देखा होगा मटके जैसा कुछ बनाते हैं, बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाए जिसके में ये पूरा भंडारण, मतलब कि इकट्ठा करते थे ये सारे भोजन। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां चुनी या फिर जमीनों में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिसकी उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवर की देखभाल की जाए तो उनकी उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। साथ में आपको पता ही है, जानवर कहीं ना कहीं दूध देंगे, मांस देंगे और ये कहीं ना कहीं एक तरह से खाद्य भंडार का काम करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।